नमस्कार दोस्तों, 8 अक्टूबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज है लखीमपुर खीरी वायलेंस यूपी टू फाइल स्टेटस रिपोर्ट इन 24 आवर्स। देखिए, जो लखीमपुर में हुआ वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना भी चाहिए था। इस प्रकार के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस जहां पे प्रोटेस्ट के समय पे लोगों की जान जाने लगे, सही नहीं है। तो अब इस कंटेक्स्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो इंक्वायरी कमेटी बनाई दी है, इन्वेस्टिगेशन चली रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से बोला है कि 24 घंटे के अंदर तुम स्टेटस रिपोर्ट फाइल करो कि तुम ये लखीमपुर खीरी वाले वायलेंस के केस में कर क्या रहे हो। ओके, कुल मिला के तुमने किसके खिलाफ एफआईआर फाइल की, किसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, कौन कौन था इस लखीमपुर खीरी की वायलेंस के केस में, 8 लोगों की यहाँ जान चली गई, क्यों चली गई। तो सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार की जवाबदेही है, उनके इलाके में ये क्राइम हुआ है। तो सी मोटो कॉग्निजेंस यहाँ पे लिया गया है। एक बेंच है सुप्रीम कोर्ट की जिसको लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना। सी मोटो कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है कि भाई कोई केस लेके आया नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने खुद के इनिशिएटिव के ऊपर यहाँ पे मतलब केस को अपने पास ले लिया। रिलेटिंग टू एन एक्शन टेकन बाय अ कोर्ट ऑन इट्स ओन अकाउंट विदाउट एनी रिक्वेस्ट बाय द पार्टीज इन्वॉल्व। तो जाके किसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं किसी सुप्रीम कोर्ट से कि ये लखीमपुर वायलेंस हुआ है साहब, इसके बारे में बात कीजिए। खुद से सुप्रीम कोर्ट ने केस अपने पास ले लिया। इस इंसिडेंट को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली ने एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट बोला है और स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इंस्ट्रक्शंस इशू किए कि इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करिए डिसीज लवप्रीत सिंह को, इनकी मां को। एक्चुअली लवप्रीत सिंह तो अब चले गए, इनकी मां बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, उनको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। देखिए क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना क्या व्यू पॉइंट देता है। जीएस पेपर 2 फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। पहले तो क्या हुआ था कि 2 लॉयर्स जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी विद रिस्पेक्ट टू लखीमपुर खीरी वायलेंस, इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था कि भाई हमारे सामने आओ, बट ये लॉयर्स नहीं सामने आ पाए, तो कुछ समय के लिए जो हियरिंग थी वो डिले हो गई। बाद में हियरिंग शुरू हुई और यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है 24 घंटे के अंदर। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। जीएस पेपर 2 फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में न्यूज आपको काम आएगी। मेंबर्स को स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। तो दीपक सिंगला ने हमको ज्वाइन किया, रवि रंजन ने हमको ज्वाइन किया, राकेश जायसवाल ने हमको ज्वाइन किया, देन ऋतु शर्मा ने हमको ज्वाइन किया, स्वाति प्रिया ने हमको ज्वाइन किया, सोनी 107 ने हमको ज्वाइन किया। सोनी 107 का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक सोनी 107, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। माधवी ठाकुर ने हमको ज्वाइन किया। माधवी ठाकुर का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक माधवी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देन सगुप्ता अंबारन ने हमको ज्वाइन किया। करण कुमार ने हमको ज्वाइन किया। आयुष पोड्डार ने हमको ज्वाइन किया। आयुष पोड्डार का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक आयुष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड अभिजीत कांबले ने हमको ज्वाइन किया। तो टुडे स्पेशल थैंक्स टू आयुष पोड्डार एंड सोनी 107 3rd मंथ एज ए मेंबर, एंड थैंक यू सो मच अभिजीत कांबले, करण कुमार, सगुप्ता अंबरन, देन माधवी ठाकुर 2nd मंथ एज ए मेंबर, स्वाति प्रिया, ऋतु शर्मा, राकेश जायसवाल, रवि रंजन, दीपक सिंगला। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। इस प्रकार से जो मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं दे आर स्पेसिफिकली हेल्पिंग अ लॉट। चलिए वापस अपने एनालिसिस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो है, अच्छा नेक्स्ट वीडियो से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दबा देना। अगर अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आईसीएमआर रिलीजेस मुद्रा टूल बॉक्स इन 5 इंडियन लैंग्वेजेस। देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मल्टीलिंगुअल डेमेंटिया रिसर्च एंड असेसमेंट टूल बॉक्स को लॉन्च किया। इसको मुद्रा टूल बॉक्स बोला जाता है। बेसिकली ये जो टूल बॉक्स है 5 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, हिंदी में, बंगाली में, तेलुगु में, कन्नड़ में और मलयालम में। अब बेसिकली टूल बॉक्स में होगा क्या, इस टूल बॉक्स में बहुत सारे कॉग्निटिव टेस्ट हैं। कॉग्निटिव टेस्ट क्या करते हैं, आपकी कॉग्निशन की कैपेसिटी को मापते हैं, ये भापते हैं। कॉग्निशन की कैपेसिटी में क्या आता है, आप कितना अटेंशन पे कर सकते हो किसी चीज की तरफ, कितना अच्छे से एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, आपकी मेमोरी, भाषा, विजुअल स्पेटुअल फंक्शंस कैसे काम करते हैं, इस प्रकार की चीजों को भाप सकता है आपका मुद्रा टूल बॉक्स। ठीक है, तो मुद्रा टूल बॉक्स में यही टूल्स दे रखे हैं जो कि हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में एक पर्टिकुलर पर्सन की कॉग्निटिव कैपेसिटी को भाप सकते हैं। और आज की डेट में जो हाई स्किल्ड जॉब्स होती है ना, आईएएस जैसी, ओवरऑल अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह काम करो, उसमें आपकी कॉग्निटिव स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट जिंदगी जीने के लिए आपकी कॉग्निटिव स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉग्निशन क्या है, द मेंटल एक्शन
फॉर प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट एक्सपीरियंस एंड सेंसेस, सोच के, सेंस करके, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप मेंटली दिमाग लगा के किस कंडीशन में आपको कैसे परफॉर्म करना है, ये कैपेबिलिटी अपने अंदर ला पाना, इसको ही कॉग्निशन बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर टूल बॉक्स के अंदर बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चनर्स हैं जो कि बेसिकली एजुकेशन, लैंग्वेज, कल्चर से रिलेटेड है, जिनका आंसर देने के बेसिस पे पता किया जा सकता है कि किसी एक इंडिविजुअल की कॉग्निटिव कैपेबिलिटी कितनी इवॉल्व है। ये जो मुद्रा टूल बॉक्स है, दिस इज एन इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, न्यूरो कॉग्निटिव टूल बॉक्स, एनसीटीबी। तो आईसीएमआर का न्यूरो कॉग्निटिव टूल बॉक्स का ही आप कह सकते हो एक इनिशिएटिव है मुद्रा टूल बॉक्स। काम क्या है इसका? इट विल ट्रांसफॉर्म इंडियाज डिमेंशिया एंड माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट रिसर्च एंड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। तो भाई कॉग्निशन से रिलेटेड जो भी रिसर्च हो रहा है, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हो रही है, सबसे पहले तो आपके पास एसेस करने का एक मोड होना चाहिए जिससे आप पता कर सकोगे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी डेवलप्ड है और कितनी नहीं डेवलप्ड है, और वो यहाँ पता चलेगी। यहाँ पे देखिए इंडिया के 7 लीडिंग सेंटर्स इन्वॉल्व होंगे। एक है नीमहंस बेंगलुरु, एक है एम्स न्यू दिल्ली, एक है SCT IMST थिरुवनंतपुरम, एक है NIMS हैदराबाद, एक है अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता, एक है मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलुरु, एक है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। अब डिमेंशिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए किसी के कॉग्निशन में अगर कमी है, किसी की कॉग्निटिव कैपेबिलिटी अगर थोड़ी कम है, ठीक है, डिमेंशिया कोई डिजीज नहीं है। एक इंसान की सोचने की, डिसीजन मेकिंग लेने की जो कैपेसिटी है अगर वो कम हो जाती है तो उसको आप बोलते हो डिमेंशिया, क्योंकि वो उतनी कैपेबिलिटी पर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि एवरीडे एक्टिविटी में देखिए, समझिए, इन योर एवरीडे एक्टिविटी अगर आप ठीक तरीके से चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपकी एवरीडे एक्टिविटी अफेक्ट होंगी, नो डाउट अबाउट दैट। और इसी अफेक्शन को बोलते हो आप, इसी मतलब जो आपकी कैपेबिलिटी में रिस्ट्रिक्शन आता है, इसको आप बोलते हो डिमेंशिया। ओके, एल्जाइमर्स डिजीज भी एक प्रकार से इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया ज्यादातर ओल्डर एडल्ट्स को अफेक्ट करता है, लेकिन आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान एज कर रहा है तो उसको डिमेंशिया हो ही जाएगा। हो जाता है डिमेंशिया, डिपेंड्स आपके बॉडी का मेकअप कैसा है, और ओवरऑल यहाँ पे हो भी रही है, इस बात की रिसर्च भी हो रही है कि डिमेंशिया क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। इंडिया में अगर बात की जाए तो एल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, ARDSI डिमेंशिया का ये बोलना है कि इंडिया में इस समय पे 5.29 मिलियन पर्सन है जिनको डिमेंशिया है। मतलब 52,90,000, लगभग 53 लाख लोगों को इंडिया के अंदर डिमेंशिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक ये नंबर 76 लाख पे जा सकता है, 7.61 मिलियन पे जा सकता है। GS पेपर 2 वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियाज न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व। देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया छत्तीसगढ़ के सरकार का प्रपोजल टू डिक्लेयर द कंबाइंड एरियाज ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व। तो भाई जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और जो तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन दोनों को मिला के टाइगर रिजर्व बनाने का जो डिसीजन था छत्तीसगढ़ की सरकार का, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दिया नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी ने। तो यहाँ पे ओवरऑल सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर किसी पर्टिकुलर इलाके को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है तो कौन कर सकता है। तो सबसे पहले राज्य की सरकार एक प्रपोजल इनिशिएट करेगी, जहां पे राज्य की सरकार बोलेगी कि हम इस पर्टिकुलर इलाके को टाइगर रिजर्व बनाना चाहते हैं। मान लो अगर किसी राज्य की सरकार को किसी पर्टिकुलर इलाके को टाइगर रिजर्व की कैटेगरी से हटाना है, तो भी वो प्रपोजल राज्य की सरकार ही शुरू करेगी। उस प्रपोजल के ऊपर फाइनल अप्रूवल आना चाहिए NTCA का, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। आपसे सवाल है, NTCA क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? NTCA के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। कब बना NTCA, कौन से एक्ट के थ्रू बना NTCA, डोमेन क्या है NTCA का, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी का? चूंकि न्यूज में है तो एक छोटा मोटा MCQ आपसे NTCA पे बन सकता है। पहले भी टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड सवाल पूछे गए UPSC प्रीलिम्स में, जैसे M स्ट्राइप्स नाम का क्वेश्चन आया था टाइगर कंजर्वेशन को लेकर। तो भाई अगर एक किसी पर्टिकुलर इलाके को डिक्लेयर करना है एज टाइगर रिजर्व, तो इसका प्रपोजल इनिशिएट करेगी राज्य की सरकार, और इस प्रपोजल के ऊपर अप्रूवल आना चाहिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब यहां पे ये जो प्रपोजल था कि भाई गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के एक टाइगर रिजर्व बनाएंगे, इस प्रपोजल को छत्तीसगढ़ की सरकार ने इनिशिएट किया था। छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी उदांती, सीतानाडी, अचना कमर और इंद्रावती रिजर्व नाम के टाइगर रिजर्व्स हैं। ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। और इस पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर 11th टेक्निकल कमेटी ऑन द NTCA ने 1 सितंबर को बातचीत की, और ओवरऑल 1 महीने बाद
अप्रूवल मिल चुका है अंडर सेक्शन 38(51) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब यहाँ पे जो तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये पहले पार्ट हुआ करता था सुरगुजा जाशपुर एलिफेंट रिजर्व 2011 में। शुरुआत में अगर आप देखोगे तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क और ओवरऑल आपका तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों ही रिजर्व फॉरेस्ट हुआ करते थे। धीरे धीरे करके इनके कंजर्वेशन स्टेटस को काफी स्ट्रांग किया गया, तमोर पिंगला को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया और अब इन दोनों को मिला के टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज को, जैसे कि कंजर्वेशन रिजर्व, इसको मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मार दो, आपको रेलेवेंट वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, ठीक है भाई। यहाँ पे जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इसका एरिया है लगभग 1440 स्क्वायर किलोमीटर का। तमोर पिंगला का है लगभग 608.5 स्क्वायर किलोमीटर का। जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो तमोर पिंगला नेशनल पार्क है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो पड़ता है आपका सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो छत्तीसगढ़ पीसेस या आसपास के जो स्टेट्स में जो पीसेस के एग्जाम आते हैं, वहां पे डिस्ट्रिक्टें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। यूपीएससी में देखिए डिस्ट्रिक्ट शायद ना पूछी जाए, वैसे तो पूछने को यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, पर जिस प्रकार के सवाल आते हैं यूपीएससी में मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछा जाएगा। अब गुरु घासीदास नेशनल पार्क की बात की जाए तो इंडिया में एशियाटिक चीता का जो लास्ट गढ़ बचता है वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क बनता है। पहले जो गुरु घासी नेशनल पार्क था, गुरु घासीदास, वो संजय धुबरी नेशनल पार्क का पार्ट था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ एक अलग स्टेट बन गया, और जो छत्तीसगढ़ का सुरगुजा रीजन था, जब छत्तीसगढ़ स्टेट बना ना 2001 में, तो ये जो संजय धुबरी नेशनल पार्क था, इससे अलग हो गया आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्योंकि अब गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पे आ जाएगा, अभी आ जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर। इस गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि झारखंड और मध्य प्रदेश को कनेक्ट करता है। ये जो बांधवगढ़ और पलामू टाइगर रिजर्व है ना, बांधवगढ़ और पलामू टाइगर रिजर्व के बीच में जो टाइगर का मूवमेंट है, उस मूवमेंट को चालू रखने के लिए एक वाइल्ड लाइफ, कह लीजिए टाइगर कॉरिडोर की जरूरत है, और वो टाइगर कॉरिडोर प्रोवाइड करेगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अगर एक बार टाइगर रिजर्व बन जाता है। क्योंकि वंस इट बिकम्स अ टाइगर रिजर्व, ऑब्वियस सी बात है टाइगर्स को अकोमोडेट करने के सारे प्लान्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ऐसे केसेस में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, इन दोनों के बीच का जो मूवमेंट है वो काफी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और एक कॉरिडोर मिलेगा टाइगर्स को टू मूव बिटवीन बांधवगढ़ एंड पलामू। आपको पता होना चाहिए कि जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में, जो पलामू टाइगर रिजर्व है ये झारखंड में। अब आप बोलोगे सर मध्य प्रदेश, झारखंड, ये छत्तीसगढ़ कहां से आ गया? क्योंकि ये तीनों ही स्टेट्स यहाँ पे एक ट्राइलेटरल पॉइंट पे आ रहे हैं और ओवरऑल इलाका काफी हद तक ओवरलैप कर जाएगा व्हेन इट कम्स टू टाइगर कंजर्वेशन। तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड, ये दोनों ही बॉर्डर पे हैं स्टेट्स की, और बगल में ही छत्तीसगढ़ का ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क पड़ता है। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क को भी अगर इस टाइगर रिजर्व में मिला देंगे तो टाइगर की मूवमेंट यहाँ पे काफी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में न्यूज आपको काम आएगी। चौथी न्यूज है इंडिया नेपाल टू कंट्रोल ट्रांस बॉर्डर क्राइम। देखिए जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं इंडिया और नेपाल की, दे विल कंडक्ट रेगुलर ज्वाइंट पेट्रोलिंग अलोंग द बॉर्डर टू कंट्रोल ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स। तो भाई आर्म्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को रोकने के लिए इंडिया और नेपाल ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगी। और यहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? सशस्त्र सीमा बल। देखिए जो मीटिंग हुई है, जिसको यहाँ पे आप बोल रहे हो 5th एनुअल कोऑर्डिनेशन मीटिंग, ये हुई है डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल और इंस्पेक्टर जनरल आर्म्ड पुलिस फोर्स नेपाल के बीच में। सशस्त्र सीमा बल की बात की जाए तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्पेशल सर्विस ब्यूरो इन मे 1963। चाइनीज एग्रेशन जब हुआ था 1962 का, उसके बाद स्पेशल सर्विस ब्यूरो की तरह सशस्त्र सीमा बल को बनाया गया। सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम कर रहा है 2001 से। आप कह लीजिए तो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे जो लीड इंटेलिजेंस एजेंसी है वो सशस्त्र सीमा बल, और सशस्त्र सीमा बल को मार्च 2004 से इंडो भूटान बॉर्डर भी दे दिया गया है। मार्च 2004 में सशस्त्र सीमा बल को प्रेसिडेंट कलर का अवार्ड दिया गया। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए इंडिया नेपाल के बॉर्डर की बात की जाए तो 1770 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। ओवरऑल यहाँ पे पहाड़ी इलाका भी आ जाता है, प्लेन इलाका भी आ जाता है। जो प्रेजेंट बॉर्डर है इंडिया नेपाल का, वो किसके हिसाब से डिसाइड किया गया? तो सुगौली ट्रीटी ऑफ 1816 के हिसाब से डिसाइड किया गया। शुरू होता है ये ट्राई पॉइंट पे वेस्ट में टिंकर पास पे, जहां पे चाइना, नेपाल, इंडिया तीनों ही ट्राई पॉइंट पे हैं,
और फिर एक बहुत लंबा सा बॉर्डर कुछ इस प्रकार से चलता हुआ जाता है, इधर नेपाल इधर आपका इंडिया। ठीक है भाई, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में ये न्यूज रेलेवेंट है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रिलीजेस जीएसटी ड्यूज ऑफ 40,000 करोड़ टू स्टेट्स। देखिए केंद्र की सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए और एज जीएसटी कंपनसेशन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दिए हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि वैसे तो इस साल में 2021-22 में केंद्र की सरकार को मार्केट से उठाने थे 1.59 लाख करोड़ और राज्य की सरकार को देने थे। इससे पहले 75,000 करोड़ और 40,000 करोड़ की किस्त ऑलरेडी केंद्र सरकार दे चुकी है। तो कुल मिलाकर 2021-22 में केवल 44,000 करोड़ रुपए बचा था केंद्र की सरकार को राज्य की सरकार को देने के लिए। उसमें से 40,000 करोड़ अभी दे दिया गया है। तो इस कंटेक्स्ट में केंद्र की सरकार का स्टेटमेंट आया है कि जितना एक्चुअली में जीएसटी का अमाउंट ड्यू है राज्य की सरकारों का, उससे ज्यादा ही हम जीएसटी पे करने वाले हैं यहाँ पे राज्य की सरकारों को। अभी 28 मई 2021 को जो 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, वहां पे यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि 2021-22 में केंद्र की सरकार ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट्स बोरो करेगी 1.59 लाख करोड़ और धीरे धीरे करके वो राज्य की सरकारों को देगी। लेकिन इस बार बोरोइंग शायद ज्यादा हो सकती है और ज्यादा दे दिया जाए राज्य की सरकार को। अच्छी बात होगी है, रीजन भी कोरोना के पैंडेमिक में राज्य की सरकारों की भी फाइनेंशियल जो हालत है वो काफी हिली हुई है। तो केंद्र की सरकार की तरफ से इस प्रकार की मदद जरूरी है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस टू स्टेट। यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि किस हद तक राज्य की सरकारें देश के बाहर से पैसा उठा सकती हैं। तो पहले क्या था कि राज्य की सरकारों को अगर देश के बाहर से पैसा उठाना है तो केंद्र सरकार की परमिशन लगती थी, अब भी लगती है, बट केंद्र की सरकार ने पहले से ही कुछ कंडीशंस डिसाइड कर दी हैं कि हाँ भाई इन पैरामीटर्स के अंदर, पैरामीटर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका डेप्थ कितना है एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी और आप कितने रिफॉर्म्स को इनिशिएट कर रहे हो अपने डोमेन में, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों को थोड़ा बहुत लिवी दे रखा है कि आप इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठा सकते हो। 12वें फाइनेंस कमीशन ने ओवरऑल केंद्र की सरकार को रिकमेंडेशन दी कि भाई आप एक्सटर्नल असिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट्स को उठाने की परमिशन दे दो। अगर राज्य की सरकार चाहे तो वो इंटरनेशनल मार्केट से परमिशन उठा ले, केंद्र की सरकार को रोकना नहीं चाहिए बैक टू बैक बेसिस पे। तो ये बैक टू बैक लोन वाली जो सुविधा थी वो राज्य की सरकारों को मुहैया करा दी गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन। मतलब अब इस फैसिलिटी के अंदर राज्य की सरकार ने सीधे इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठा सकती है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी है, अगर राज्य की सरकारें बैक टू बैक बेसिस पे इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाती हैं तो फायदे भी है नुकसान भी है। फायदे कैसे? केंद्र की सरकार को जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन मिलता है उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे राज्य सरकारों को मिलेगा। लेकिन अब समझिए यहाँ पे ग्रेस पीरियड, मैच्योरिटी प्रोफाइल, इंटरेस्ट रेट, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल्स, कमिटमेंट चार्जेस, इन सब चीजों में ओवरऑल राज्य की सरकारों को कुछ फायदा होगा, क्योंकि जो फॉरेन एजेंसी लोन दे रही है उसको ऐसा लगेगा कि चलो हम केंद्र की सरकार को ही लोन दे रहे हैं, केंद्र की सरकार ने इसकी गारंटी दे रखी। तो केंद्र की सरकार इंटरनेशनल मार्केट से सस्ते में लोन उठा सकती है, राज्य की सरकार भी उठा सकती है। लेकिन बहुत सारे रिस्क भी आते हैं राज्य की सरकार के ऊपर। पहली बात, जो भी लोन आएगा वो फॉरेन करेंसी में आएगा, तो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का यहाँ पे रिस्क आ जाएगा। फिर डेप्ट सर्विस ऑब्लिगेशन, अगर इंटरनेशनल लोन एक लिमिट से ज्यादा राज्य की सरकार उठाती है तो समय समय पे उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर राज्य की सरकार की फिजिकल हेल्थ बिगड़ गई तो उसका डेप्ट सर्विस बर्डन बढ़ जाएगा। कल की डेट में हो सकता है कि पूरी की पूरी राज्य की सरकार उधार में ही दबी हुई नजर आए। आंध्र प्रदेश में देख सकते हो आज की डेट में क्या हो रहा है। फिर इंटरनेशनल रेट्स जो भी होंगे ना इंटरेस्ट के, वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो इंटरनेशनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन और डेप्ट सर्विस बर्डन, ये 3-4 प्रकार की चीजें हैं जो कि सीधे सीधे राज्य की सरकार के ऊपर आती हैं। और लॉन्ग टर्म में राज्य की सरकार कितना लोन उठा सकती है इसको बहुत एसेस करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर कर हमने टेंडेंसी देखी है कि राज्य की सरकार बहुत सारा लोन उठा के लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम चला देती है, लेकिन वहां पे फाइनेंशियल प्रूडेंटनेस नहीं होती है और बाद में वो लोन चुका नहीं पाते हैं, बैंकरप्ट होने की स्थिति में आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यूएई अनाउंसेस प्रोब टारगेटिंग एस्टेरॉयड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। देखिए एस्टेरॉयड्स पे और कॉमेट्स पे पहले अगर किसी ने कोई मिशन लॉन्च किया तो यूरोपियन यूनियन है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है। अब यूएई भी शायद एक एलीट क्लब ज्वाइन करेगा जहां पे एस्टेरॉयड या कॉमेट पे जाएंगे और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। यूएई ने रिसेंटली यहाँ पे एक मिशन प्लान किया जिसके चलते वो एक एस्टेरॉयड के पीछे जाएंगे, एस्टेरॉयड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और वो इंफॉर्मेशन वापस अर्थ पे भेजेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है यूएई का, ये 2028 में लॉन्च किया जाएगा और ये एस्टेरॉयड के ऊपर 2033 में लैंड करेगा। इस एस्टेरॉयड पे जाने के लिए यूएई के जो प्रोब है वो 5 ईयर की जर्नी करेगा, लगभग 3.6 बिलियन किलोमीटर ट्रेवल करेगा। वीनस और अर्थ के साइड से उसको एक स्लिंग शॉट लेना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एस्टेरॉयड पे पहुंचने के लिए।
यहाँ पे यूएई की जो स्पेस एजेंसी है उसकी मदद करेगी लेबोरेटरी फॉर एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। ठीक है भाई। तो ये जो होप प्रोब था ना यूएई का, अभी फरवरी 2021 का, जब ये सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद ये एस्टेरॉइड प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की बात कर रहा है आपका यूएई। होप प्रोब में यूएई के लगे थे $200 मिलियन। यहाँ पे कितने लगेंगे वो आगे आने वाले समय में क्लियर होगा। जीएस पेपर 3 स्पेस से रिलेटेड न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक न्यूज है कि मॉस्को ने इनवाइट किया तालिबान को अफगानिस्तान के रिस्पेक्ट में बात करने के लिए। तो अक्टूबर 20 में एक मीटिंग होस्ट करने का प्लान हो रहा है मॉस्को के अंदर, जहां पे तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाएगा और बैठ के बातचीत की जाएगी। आपको बता दूं मार्च 2021 में ऑलरेडी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुकी है अफगानिस्तान के ऊपर, जिसमें मॉस्को में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव भी गए थे, रशिया, यूएस, चाइना और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव भी गए थे। उस समय पे मार्च 2021 की मीटिंग में तालिबान को बोला गया था आप वायलेंस नहीं करेंगे, आप पीस डील को फॉलो करेंगे, लेकिन उसके बाद भी तालिबान माना नहीं, वो अपना वायलेंस करता रहा। पे एक लाइटनिंग एडवांस में उसने पूरा का पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है। रशिया यहाँ पे वरीड क्यों है? रशिया को ये लगता है कि अगर आप अफगानिस्तान की बात करो तो ये रहा अफगानिस्तान, अगर तो इसके ऊपर तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करती थी, इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अभी भी रशिया की बहुत चलती है। तो अब अगर अफगानिस्तान से इस्लामिस्ट इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पहुंचने लगते हैं तो सीधे सीधे रशिया की सोवरेनिटी पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। इसलिए रशिया ने तजिकिस्तान में जो उनका मिलिट्री बेस था वहां पे एक्सरसाइजेस करने लगे, अपने मिलिट्री बेस की कैपेबिलिटी को बढ़ाने लगे। तो 20 अक्टूबर में जो मीटिंग होगी वहां पे तालिबान को यही बोलेगा मॉस्को कि भैया अपने तरीकों में थोड़ा चेंज लाओ, थोड़ा तमीज में रहो, अब जीत चुके हो तो तमीज से राज करो, ये इस्लामिस्ट को ज्यादा सपोर्ट मत दो। इस प्रकार की बातें यहाँ होने वाली हैं। तालिबान कितना सुनेगा देखा जाएगा। आईएसआई की नई चीफ यहाँ पर अपॉइंट हो गए। पहले चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, अब यहाँ पे बन गए चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। फैज हमीद बन चुके हैं पेशावर कॉर्प्स कमांडर। फैज हमीद इसलिए भी फेमस थे क्योंकि जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार नहीं बन पा रही थी तब ये फैज हमीद वहां पहुंचे थे, वहां पे जाके उन्होंने कुछ गड़बड़ की और ओवरऑल सरकार बन गई और उस सरकार में हकानी फैक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। तो ये जो इंटर सर्विसेज एजेंसी है पाकिस्तान की आईएसआई, ये काफी पावरफुल एजेंसी। मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर एजेंसी में पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग होते हैं, तभी तो इसको इंटर सर्विसेज कहा जाता है। तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान को आप पाकिस्तानी आर्मी से अलग करके मत देखिए, क्योंकि इस इंटेलिजेंस एजेंसी में पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ही लोग होते हैं। ठीक है, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की। तो आईएसआई के चीफ थे पहले फैज हमीद, अब बन गया कौन? नदीम अंजुम। ठीक है भाई, फैज हमीद को बना दिया गया यहाँ पे पेशावर कॉर्प्स कमांडर। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी। अब पीसीएस ईसीएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए चांसेस कम ही है, बट आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, हो सके तो ज्वाइन बटन दबाएं। ध्यान रखें अपना, हैव अ ग्रेट डे।